तो देखिए इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्री में कैसे यूज होता है। तो हम हेडिंग डाल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपने पढ़ी होगी, तो उसमें कुछ चीजें आप डिस्कस करके आए होंगे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्किल एंड इलिप्स भी आता है आपके पास, हाइपरबोला भी आता है। तो वही चीज हम कुछ बेसिक डिस्कशन करेंगे यहाँ पर ज्योमेट्री में। बाकी एक सेशन और भी डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री पर, लेकिन उसके पहले जब ज्योमेट्री आपको पढ़ा लेंगे तब। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पहली चीज तो आप ये समझ लीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं जिस प्लेन पर, उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं आर्गेन, जिसमें आपको पता है ये रियल एक्सेस होता है, ये इमेजिनरी एक्सेस होता है। अगर यहाँ पर जेड है कोई, तो जेड एक पोजीशन होती है एक्स प्लस आयोटा वाई के हिसाब से। इसका मतलब ये होता है कि इस डिस्टेंस पर आपने एक्स रियल एक्सेस पर आपने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की, इमेजिनरी पर आपने वाई डिस्टेंस ट्रेवल की। और अगर इस जेड को ओरिजिन से हम लोग मिला लेते हैं तो ये पॉजिटिव रियल एक्सेस से कितना वो इंक्लाइंड है उसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। हिंदी में बोलते हैं मापांक और आर्गुमेंट को बोलते हैं कोणांक, हिंदी में जो लोग। ये चीज होता है रियल और इमेजिनरी के हिसाब से। अब एक एक चीज करके आप समझने की कोशिश करिए कि कभी भी अगर आपके पास डिस्टेंस फार्मूले की अगर बात करें, डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपने पढ़ा था, यहां पर भी हम पढ़ेंगे फार्मूला। जस्ट 1 मिनट। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, हेडिंग लिख देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स Z1 एंड Z2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा ये डिस्टेंस फार्मूला होता है Z1 माइनस Z2 का होल, ये बन जाता है डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा हम करके आपको दिखा देते हैं। देखिए जैसे Z1 आपने नेट किया x1 प्लस आई y1, Z2 आपने नेट किया x2 प्लस आई y2। जब आप Z1 माइनस Z2 फाइंड करेंगे तो क्या होता है, रियल रियल से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपको ये मिलेगा y1 माइनस y2। अब बेटा जब आप इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, तो आप देखिएगा आपको वही मिलता है कि अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर y1 माइनस y2 का। यही आप कोऑर्डिनेट में भी पढ़कर आते थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, एक ही बात है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा डिस्टेंस फार्मूला। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, उसके बीच की डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करनी तो आप सीधे सीधे फार्मूला लगाएंगे, Z1 माइनस Z2 का होल मॉड, ये होगी उसके बीच की डिस्टेंस। तो देखिएगा अब इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसका यूज पर कुछ रिजल्ट। अगर आपको Z माइनस Z1 इक्वल Z माइनस Z2 दिया जाए, या फिर इसी को Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z माइनस Z2 इक्वल 1 बोल दिया जाए, बात एक ही है, मॉड अलग अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज आ रहा। तो आप ध्यान रखेंगे देन Z if then Z is perpendicular bisector of, अभी फिगर से भी हम आपको समझा रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Z1 एंड Z2। इसका मतलब ये है कि अगर Z1 ये है मान लीजिए और Z2 ये है,
और आपसे बोला जाए कि z माइनस z1 का होल मार्ड इक्वल टू होल मार्ड ऑफ z माइनस z2 इक्वल, तो इसका मतलब क्या है बेटा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं कलर चेंज करके, इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z1, यानी कि z1 से z की डिस्टेंस, दिस इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z2। तो बेटा दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं इन दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब मिड पॉइंट से भी जाता हो 90 डिग्री पर भी हो, मिड पॉइंट से भी जाता हो और 90 डिग्री पर भी हो, यानी कि इस तरीके की बात है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब इस पर कोई पॉइंट, चाहे आप यहां से चेक करिए, जितनी डिस्टेंस आएगी उतनी ही डिस्टेंस यहां से भी आएगी। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर z की डिस्टेंस दो पॉइंट से इक्वल है तो वो तब होगी जब वो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करे। क्वेश्चन इस पर कराते हैं, इफ z माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई z प्लस 3 आयोटा का होल मार्ड इक्वल टू 1, देन z इज, z के बारे में कुछ पूछा जाएगा, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे एग्जांपल के टाइप से हमने ले लिया रियल एक्सेस, या इसी की जगह रियल की जगह बोल सकता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल 0। बी ऑप्शन हमने ले लिया इमेजिनरी एक्सेस। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, इमेजिनरी एक्सेस। इसी को हम लोग लिख सकते हैं इमेजिनरी एक्सेस में रियल पार्ट ऑफ z 0 होता है। नेक्स्ट हमने ले लिया सी ऑप्शन, रियल पार्ट ऑफ z, जस्ट 1 मिनट, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और डी मान लीजिए हमने ले लिया नन ऑफ दिस। तो ये तो बात रही क्वेश्चन, सलूशन देखने की कोशिश करिए। देखिए आपको दिया हुआ है z माइनस 3 आयोटा, जस्ट 3 आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई z प्लस 3 आयोटा का होल मार्ड। देखिए हम दोनों तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए और जो एकेडमिक में 11th में उनके लिए भी करेंगे क्वेश्चन को, कि वो लोग इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे। बट होता है क्या कि स्कूलिंग में ये क्वेश्चन इतने नहीं पूछे जाते हैं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस वजह से हम पहले कंपटीशन वाला मेथड बता रहे हैं, फिर आपका एकेडमिक मेथड भी डिस्कस करें। तो इसका मतलब आ गया कि z माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई z प्लस 3 आयोटा, मार्ड को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, आपको पता होगा। इसका मतलब हो गया z माइनस 3 आयोटा दिस इक्वल टू z प्लस 3 आयोटा। इसको हम ये भी कर सकते हैं मार्ड ऑफ z माइनस 3 आयोटा इक्वल मार्ड ऑफ z माइनस माइनस 3 आयोटा। देखिए वहां पर डिस्टेंस मालूम है z माइनस z1 है या z1 माइनस z2 दिस। तो इसका मतलब है कि z की, लिख भी दे रहे हैं लैंग्वेज में, डिस्टेंस ऑफ z, ये डिस्टेंस है फ्रॉम 3 आयोटा इक्वल है डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम माइनस 3 आयोटा। देखिए 3 आयोटा मान लीजिए यहां पर है, कलर चेंज करके हम फिगर बना रहे हैं, 3 आयोटा यहां पर भी और माइनस 3 आयोटा यहां पर है। तो बेबी बेटा आप बताएं, ये माइनस 3 आयोटा, ये एक लाइन है, तो z कहां पर लाई करना चाहिए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब इसके 90 डिग्री, वेरी गुड, और बाइसेक्टर मतलब ओरिजिन से पास करता जाए, और ये आपका इमेजिनरी एक्सेस बन गया। आप खुद ही देख सकते हैं भाई, जिस पर आयोटा वाली ही नंबर होती है दैट इज इमेजिनरी एक्सेस, और जिस पर रियल नंबर ही होती है उसको बोलते हैं रियल एक्सेस।
तो इसके मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट मतलब ओरिजिन से 90 डिग्री पर जाने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी बेटा? रियल एक्सिस। रियल एक्सिस, बिल्कुल सही बात। तो ये होगा रियल एक्सिस। तो आंसर तो आपका आ गया, रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस में क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 होता। तो आंसर तो आपके पास ये बन गया। कंपटीशन वाले इतना ही दिमाग चलाकर आंसर आपको निकालना पड़ेगा। अब जो स्पूनिंग में है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है तो आप करेंगे नेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा, आप नेट करेंगे। और बाकी एक चीज समझिएगा, जो कंपटीशन में आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए कि आप ये चीजें पिक कर पाए। आप ये मैनुअल हर चीज नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन से जब टाइम बचाएंगे तभी कुछ क्वेश्चन में आप टाइम दे पाएंगे। हर क्वेश्चन को अगर लेंथी प्रोसेस से करेंगे तो बेनिफिशियल नहीं है। तो बेटा देखिए, क्वेश्चन में जेड माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई जेड प्लस 3 आयोटा का होल मॉड इक्वल 1 दिया था। आप जेड की वैल्यू रखिएगा, मॉड को अलग अलग कर लीजिएगा। तो x प्लस आयोटा वाई माइनस 3 आयोटा का होल मॉड, चलिए पहले मॉड पूरा लगाए रहते हैं, x प्लस आयोटा वाई प्लस 3i इक्वल। अब आपको पता है मॉड को अलग अलग कर सकते हैं और आयोटा के साथ कॉमन भी ले लीजिएगा। ये ऐसे कर लीजिए, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x प्लस आयोटा, ये y प्लस 3 हो जाएगा, और दिस इक्वल। अब बेटा देखिएगा, मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस 3, दिस इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस 3। मॉड लीजिएगा तो इसका आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिएगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर अंदर भी ब्रेक करते जा रहे हैं हम, 9 माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, आपको मिलेगा 12y इक्वल 0। इट मीन्स y इक्वल 0। इसका मतलब z जो होगी वो केवल x होगा। तो z अगर केवल x है तो इसका मतलब रियल एक्सेस या फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो y लिखा था दिस इक्वल 0। ये आपके पास आंसर आएगा। ये आप तरीका करेंगे स्कूलिंग वाले तरीके से। क्लियर सभी को? अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो एक तो रिजल्ट ये याद रखेंगे कि z1 माइनस z2 का होल मॉड इक्वल, होल मॉड ऑफ z माइनस z2 इक्वल है। तो z1 z2 के मिड पॉइंट से जो 90 डिग्री पर लाइन होगी वो आपके पास बनेगी कि वो जस्ट क्या z, उस पर लाई करेगा z। अब कभी आपको क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हो कि z माइनस z1 इक्वल ग्रेटर देन मॉड ऑफ z माइनस z, चलिए कभी आपको अगर ऐसा आते इस पर भी क्वेश्चन, तो पहले समझिएगा भाई, z1 ये है, z2 ये है। अगर आप इक्वल लगा होता, अगर, तो इक्वल में तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता, हम आपको बता चुके हैं अभी। अगर इक्वल लगा होता बेटा तो क्या होता? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि मिड पॉइंट से जो 90 डिग्री पर ये जाएगी यही होगी। लेकिन यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि z1 से डिस्टेंस ज्यादा है कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z2। तो सिद्धि बेटा z किस रीजन में होना चाहिए? अगर z इस रीजन में हो, इस रीजन में वो कहीं भी हो, कहीं भी हो, इस रीजन में अगर z1 ये है और z2 ये, तो इस रीजन में ये कहीं भी हो, तो बताइए ये डिस्टेंस, कलर चेंज करके दिखाते हैं हम आपको। मान लीजिए यहां पर z है, ये डिस्टेंस कंपेयर टू इसके ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। यस सर, आएगी।
ठीक, अगर इक्वल होता तो ये लाइन आती, लेकिन ग्रेटर देन है तो ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे, तो इसके लेफ्ट में कहीं भी हो वो सारा रीजन ये शो कर रहा है कि डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z1 इज ग्रेटर देन कंपेयर टू दैट ऑफ फ्रॉम z2, तो ये रीजन बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि z लाइज टूवर्ड्स z2 with respect to perpendicular bisector of line joining Z1 and Z, मतलब Z1 और Z2 को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में वो किधर होगी, Z2 की तरफ, पॉइंट किधर होगा, Z2 की तरफ। तो चलिए एक इस पर छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये है कि इफ Z minus 2 is greater than modulus of Z minus 4, then A part, real part of Z is greater than 0, B part, real part of Z is greater than 3, C part, imaginary part of Z is greater than 3, और D part, real part of Z is greater than 4। चलिए क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास एक Z है और 2 पॉइंट, एक 2 है, एक 4। 2 से डिस्टेंस ज्यादा है कंपेयर टू 4, तो हमने क्या बोला कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां होगा, ये हो गया Z इक्वल 3, ये होगा Z इक्वल टू 3 एक तरीके से। बाकी आयोटा की वैल्यू आएंगी जो भी आएंगी, 3 आयोटा y, ये 9 होगी ना पूरी, x तो हमेशा 3 रहेगा बट y चेंज होता रहेगा। तो अभी हमने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि अगर Z1 से डिस्टेंस ज्यादा है कंपेयर टू Z2, तो इसका मतलब जो Z होगा वो लाई करेगा टुवर्ड्स द Z2, यानी कि टुवर्ड्स द 4 यहां पर, तो इसका मतलब इस रीजन में लाई करेगा। तो इस रीजन के लिए रियल पार्ट ऑफ Z क्या होना चाहिए बेटा, सर 3 से ज्यादा। 3 से ज्यादा, वेरी गुड। तो इट मींस रियल पार्ट ऑफ Z इज ग्रेटर देन 3, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बस बेसिक क्वेश्चन। अब अगर आप 11th वाले में आओगे तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप वही नेट Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आपको मिलेगा मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 2 का दिस ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 4। रियल पार्ट रियल के साथ करिएगा, इमेजिनरी को अलग करिए, ग्रेटर देन एक्स माइनस 4 प्लस आयोटा वाई, अंडर रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा। स्क्वायर जब करेंगे तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर ब्रेक कर लीजिएगा अगर, तो आपको कुछ इस तरीके का फाइंड होगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 8x को इधर ट्रांसफर करिए बेटा, तो 8x माइनस 4x, 4 को इधर ट्रांसफर करिएगा 16 माइनस 4, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस बिकम्स जस्ट 1 मिनट, 4x is greater than 12 by dividing 4, x is greater than 3, और x is a real part of Z, it means real part of Z is greater than 3। देखिए आंसर इससे भी आ रहा है, आंसर उससे भी आ रहा है, आप जिससे कर लीजिए, बाकी करना आपको, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ये
सीखने की कोशिश करते हैं तो आपके माइंड की थोड़ी सी ग्रोथ होगी, जो आपके लिए एडवांस वगैरह के क्वेश्चन करने के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो कोशिश करिए, थोड़ा सा आप टाइम लीजिए, बट ये ग्राफ का इंटरप्रिटेशन समझिएगा कि ऐसा होगा तो ऐसा, तो इसमें क्या आपकी स्टेप बचेगी। तो आई थिंक यहां तक आपको चीज क्लियर होगी। नाउ ये हमने ग्रेटर देन के लिए डिस्कस किया है, तो अगर इसी का, वैसे तो इसी से आप लेस देन भी कवर कर सकते हैं, बाकी हम अलग से भी रिजल्ट लिख दे रहे हैं कि अगर आपके पास z माइनस Z1 लेस देन z माइनस Z2, तो ये वही चीज है, सेम उसी टाइप से, ग्रेटर देन Z2 के हिसाब से आपने ले लिया। देन z लाइज टूवर्ड्स, तो बेटा ये पूरे रीजन में होता है, मतलब आप कहीं भी ले लो, टूवर्ड्स Z1 विथ रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 9 ज्वाइनिंग Z1 एंड Z1 एंड Z। अब देखिएगा एक चीज यहाँ पर समझ लीजिएगा ध्यान से, जैसे ये Z1 था, ये Z2 था, ये इसका मिड पॉइंट होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो किधर लाई करेगा, Z1 की तरफ, यानी कि ये रीजन पूरा है। यहाँ पर एरो सर्किल या एरो इस वजह से बनाएंगे क्योंकि ये इंक्लूड नहीं होता है, बाइसेक्टर नहीं इंक्लूड होगा, अगर इक्वल लगा होता तो इंक्लूड होता। तो ये पूरा जो रीजन है ये Z का रीजन है, तो इसको हम कोई एग्जाम्पल नहीं कराएंगे, प्रीवियस जैसे ही। तो अब यहां तक आप बात समझ गए। अब देखिएगा एक चीज आपके पास आती थी, इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन। कोऑर्डिनेट में आप पढ़ेंगे, क्लास 11th में, हो सकता है आप 10th में भी पढ़कर आए। इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन, तो पहले तो आपको बेसिक डिफिनीशन पर मूव करना पड़ेगा। बेसिक डिफिनीशन की बेसिक डिफिनीशन क्या होती है, देखिएगा स्ट्रेट लाइन की डिफिनीशन ये हुआ करती थी, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख लेते हैं नीचे, पासिंग फ्रॉम पॉइंट पॉइंट्स Z1 एंड Z, दो पॉइंट Z1 और Z2 से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। देखिएगा बहुत ध्यान से, एक पॉइंट Z1 है, एक पॉइंट Z2। जब कभी भी आपको इक्वेशन फाइंड करनी होती है तो इक्वेशन होता है लोकस। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है, व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन। क्या आप कोई बताना चाहेगा? चलिए, स्ट्रेट लाइन होता है लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट्स इन सेम डायरेक्शन। यानी कि एक ही डायरेक्शन में सारे पॉइंट का जो लोकस होगा दैट इज नोन एज स्ट्रेट लाइन। यानी कि जैसे Z1 Z2 को आपने मिलाया, ये एक स्ट्रेट लाइन बनी, ऐसे और भी तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो ये आपके पास बनती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब बच्चों देखिए समझिए, यानी कि ये एक लोकस जब भी फाइंड करते हैं, एक चीज क्लियर कर लीजिए, जैसे 2D में होते हैं तो हमें एक पॉइंट नेट करना पड़ता है H का मान, फिर बाद में H की जगह X और K की जगह Y रखा जाता है। ये कोऑर्डिनेट जब हम आपको 11th में पढ़ाएंगे तब पूरा डिटेल से बताएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब फाइंड करना होता है तो यहाँ पर नंबर Z नेट की जाती है। 12th में जब आप वेक्टर पढ़ेंगे तो वेक्टर में R लिया जाता है। एक नंबर हमें खुद से एज्यूम करनी पड़ेगी, दैट इज Z। अब सिद्धि बेटा देखिए, Z ये है, Z1 ये है, तो Z और Z1 को मिलाने वाली लाइन का जो आर्गुमेंट होगा वही आर्गुमेंट Z और Z2 वाले को भी मिलाने का भी आर्गुमेंट सेम होगा कि नहीं? ये थीटा यस सर, और ये थीटा दोनों सेम होंगे। इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1
सेम एज आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड2, ये कॉन्सेप्ट होता है। यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड1, तो जेड और जेड1 से जो डायरेक्शन आ रही है उसका स्लोप, और जेड और जेड2 से जो डायरेक्शन आ रही है उसका स्लोप, दोनों स्लोप क्या होने चाहिए, बराबर। आर्गुमेंट मतलब हो जाता है स्लोप। स्ट्रेट लाइन में स्लोप का कॉन्सेप्ट आएगा। तो आपके पास इस आप ऐसे ही लिखा छोड़ सकते हैं, बाकी आप चाहें तो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो। इस पर हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सर्किल वाले पर डिस्कस करेंगे। आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड1, उसको इधर ट्रांसफर करिए तो माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड2 है। इसको आप एक साथ लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ डिवाइड करके आपको पता है कि जेड माइनस जेड1 डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड2 इक्वल आप लिख सकते हैं यहाँ पर दिस इक्वल। तो ये बन जाती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट। तो कोई भी आपको पॉइंट दिए हो तो वैसे आप जज कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन में यूज हम लोग करेंगे। अब हम लोग सर्किट की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं जेई में। इक्वेशन ऑफ सर्किट फार्म एक से एक फार्म डिस्कस करेंगे, दूसरा भी एक फार्म होता है, बट पहले आप एक समझिएगा। सॉरी, इक्वेशन ऑफ सर्किट, सर्किल्स नहीं, सर्किल विथ रेडियस आर एंड सेंटर जेड। तो सबसे पहले तो बात होगी कि व्हाट इज द सर्किट, मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्किट। तो सर्किट डिफाइंड एज locus of a point at equidistance from a fixed point. अब पहले तो हम एक सर्किट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्किट कैसे। मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा, या आप खुद ही छोटे बच्चे बन जाए कुछ टाइम के लिए, आप अपना एक पैर एक रस्सी के थ्रू आपके घर में जो पिलर है, पोल है, उससे आप बांध लीजिएगा रस्सी के थ्रू। वैसे आप तो समझदार हो गए तो बात अलग, अगर किसी छोटे बच्चे को बांधे, बहुत छोटा हो 2 साल के आसपास का, तो आपने रस्सी थ्रू बांध दिया। अब देखिए ये पोल तो फिक्स है, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्किट। लेकिन वो बच्चा जब पोल के चारों तरफ घूमेगा तो रस्सी को टाइट करके जब ऐसे घूमेगा तो ये बनता है सर्किट, जिसकी हमेशा डिस्टेंस उस जो रोप है उसकी लेंथ के बराबर ही रहेगी। दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ सर्किट। ये होती बेटा सर्किट की डेफिनेशन। यानी कि आपने बोला कि जो पॉइंट होगा वो इस पर होगा, ये जो पाथ है जिसका हम कलर भी चेंज करके आपको दिखा रहे हैं, ये जो पाथ है ये आपका कहना है कि ये बनेगा सर्किट, और ये आपके पास आर है। तो आप जरा यहां पर आइएगा पीछे, अब जरा हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि आपका कहना है ये है सर्किट, एक फिक्स पॉइंट होगा लाइक दिस, और ये आपका कहना है कि ये है स्ट्रेट लाइन, मतलब ये इक्विडिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा जिसको हम लोग आर से। तो देखिए बेटा यहां पर एक पॉइंट हमने जेड नेट किया, लोकस जो पाथ होता है उस पर जेड नेट किया जाता है, स्ट्रेट लाइन पर भी स्ट्रेट लाइन पर हमने जेड नेट किया था, ये सेंटर आपको जेड नॉट किया है। तो सिद्धि बेटा जेड और जेड नॉट के बीच की डिस्टेंस कितनी हुआ करेगी? आर। नहीं, पहले तो ये बताइए, ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, और यस सर, यही डिस्टेंस आपको गिवन भी है कितनी, बस हो गया क्वेश्चन। ये आपके पास क्वेश्चन है, या जो कॉन्सेप्ट था कि लोकस ऑफ सॉरी इक्वेशन ऑफ सर्किट whose center is given and also radius r is also। तो द्विवेदी इतना याद रखेंगे, ठीक है।
अब इस पर कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमने ये लिया, फाइंड द, इस पर क्वेश्चन काफी आते हैं सर्किल पर, सेंटर ऑफ सर्किल z plus 2 minus 3 iota, this equal to 5, and also find radius of circle and distance of center फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी। तो देखिएगा पहले तो जो सर्किल आपको गिवन है z plus 2 minus 3 iota का होल मॉड इक्वल 5, तो इसको तो पहले आप z माइनस z नॉट टाइप से बनाइए। तो z माइनस आएगा तो यहाँ -2 plus 3 iota, क्लियर, दिस इक्वल 5। तो आप बताएं z नॉट कितना आया आपके पास, -2 plus 3 iota। r कितना आया आपके पास बेटा, 5। यही आपके पास सेंटर होगा, ये आपके पास रेडियस होगी, और डिस्टेंस ऑफ सेंटर जस्ट 1 मिनट, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम ओरिजिन। तो बेटा ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है किसी भी चीज की वो होता है उसका मॉडुलस। तो इसका मॉडुलस आप देखेंगे तो ये आएगा √30, -2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, दोनों ऐड करेंगे √30 अंडर। तो एक क्वेश्चन तो ये, आप सर्किल का सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं, यस या नो? यस सर। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन खूब बहुत ध्यान से समझना बेटा। एक क्वेश्चन एडवांस में भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, अगर टाइम रहा आप उस लेवल तक पहुंच पाए तो हम डिस्कस करेंगे। फाइंड द मैक्सिमम एंड minimum distance of -2 -3 iota from a point Naijan circle, and equation of circle is z minus 1 minus iota the whole mod इक्वल टू, जस्ट 1 मिनट, इक्वल टू मान लीजिए हमने ले लिया। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिस। देखिए पूरा K1 और K1 आपके कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है, आपका IQ लेवल जैसा होगा क्वेश्चन आप उतनी आसानी से कर सकते। सबसे पहले हमने सर्किल को ऑब्जर्व किया, सर्किल आपके पास है जिसका सेंटर अगर आप देखेंगे, सेंटर आपके पास है 1 + iota। रेडियस अगर आप देखेंगे, रेडियस आपके पास है, चलिए यहां पर हम फिगर को बनाने की कोशिश करते हैं। अगर फिगर हम जरा नेक्स्ट पेज पर बनाते तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे, थोड़ा बड़ा करके भी फिगर बना लेंगे। ये रियल है, ये इमेज। सर्किल का सेंटर आया है बेटा 1,1, ये 1 डिस्टेंस इधर 1 डिस्टेंस इधर, यही तो होगा ना बेटा 1 + iota। अच्छा देखिए 1 + iota की अगर ओरिजिन से डिस्टेंस देखोगे तो √2 बनेगी, बट रेडियस आपको कितनी दी हुई है 2, तो रेडियस 2 देने का मतलब है
कि यहाँ पर जो सर्किल बनेगा वो ओरिजिन से भी थोड़ा सा ऐसे बाहर जाएगा। तो अब हम सर्किल भी बनाते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर। एक मिनट जरा हम बनाने, फिर हम शिफ्ट कर लाइक दिस इज द ओके। ये आपके पास सर्किल बनी जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, √2। दूसरी चीज, डिस्टेंस जो आपको बतानी है वो पॉइंट है आई थिंक -2 -3 आयोटा। -2 का मतलब आप इस साइड -2 डिस्टेंस जाइए, और -3 आयोटा का मतलब आप इस साइड -3 डिस्टेंस जाइए। तो ये पॉइंट है आपके पास -2 -3 आयोटा। चलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जब भी आपको मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी होगी तो हमारा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आप इस पॉइंट पर हैं और सर्किल को कम से कम टाइम में या कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करके अगर आप टच करना चाहें तो आप कब कर सकते हैं? द्विवेदी, if you want to touch the circle from point -2 -3 by traveling a shortest distance, सबसे कम डिस्टेंस में कब टच कर सकते? सर जो लाइन है इस पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करेगी, वेरी गुड, बस बस, बहुत अच्छी बात बेटा। बस यानी कि आपको जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी वो ट्रेवल अलोंग आर लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ सर्किल। यानी कि आपको डिस्टेंस ऐसे ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट के लिए, मिनिमम के लिए भी और मैक्सिमम के लिए भी, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों डिस्टेंस के लिए ट्रेवल along a line joining the point and center of circle। वेरी गुड द्विवेदी, सेंटर ऑफ सर्किल। तो देखिएगा बेटा, तो ये डिस्टेंस अब हमें पता चल गई। ये डिस्टेंस कितनी आएगी आप देख सकते हैं। आप जानते हैं दिस माइनस दिस करके निकालेंगे, यानी कि 3 + 4 आयोटा का मान। क्लियर बेटा? 3 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा, -2 है तो बचेगा 3 आयोटा में -3 4 आयोटा, तो इसका मॉडुलस आता है √25, यानी कि 5 डिस्टेंस। कितनी आई? 5 डिस्टेंस। रेडियस आपको कितनी गिवन थी? 2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कलर चेंज करने जरा, ये पॉइंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कंसीडर फॉर मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। और बेटा इस पॉइंट को और आगे जब बढ़ा लोगे ऐसे, तो ये जो पॉइंट आएगा ये मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए होगा। तो ये वाला पॉइंट आपके पास होगा मैक्सिमम डिस्टेंस के करेस्पॉन्डिंग। ठीक है, हम वहां पर लिख देते हैं, कंसीडर फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस। तो देखिएगा, यानी कि अब आप आंसर आराम से निकालें। मिनिमम डिस्टेंस जो बनेगी भाई, ये डिस्टेंस सेंटर तक डिस्टेंस है 5, उसमें से जब आप रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिनिमम आएगा। लेकिन जब बात करेंगे मैक्सिमम की, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो यहां पर आपको 5 में +2 जब आप करेंगे, रेडियस ऐड करेंगे, तो आपको जो 7 मिलेगा, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो इस तरीके से आप रिजल्ट के तौर पर भी आंसर याद रख सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एक पॉइंट है कुछ,
जेड, Z1 ले लेते हैं, Z1 फ्रॉम सर्किल है आपके पास Z माइनस Z0 इक्वल R। तो आप ध्यान रखेंगे मिनिमम डिस्टेंस का फार्मूला होता है इज, कितनी डिस्टेंस बनेगी कलर चेंज करके लिख रहे हैं, Z1 की सेंटर से डिस्टेंस माइनस रेडियस, बट when you try to find maximum distance of Z1 from Z minus Z0 equal R H, तो रेड कलर से इसका भी लिख रहे हैं, Z1 माइनस सेंटर से डिस्टेंस प्लस रेडियस, इसमें रेडियस ऐड होगी उसमें रेडियस सब्ट्रैक्ट होगी। तो ये चीज आपके पास बनेगी, पहले आप डिस्टेंस निकाल लोगे उसमें रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दोगे और डिस्टेंस निकाल लोगे रेडियस ऐड कर दोगे। लेकिन इस केस में जो Z1 है नाइज आउटसाइड होना चाहिए, आउटसाइड द सर्किल, सर्किल के बाहर, ठीक है। अगर सर्किल के अंदर है तो R में सब्ट्रैक्ट होगा, लिख रहे हैं पीछे। अगर इनसाइड सर्किल है तो R माइनस ये बनता है। तो या तो फिर आप ऐसा कर लीजिएगा कि ये हटा दीजिएगा, यहां पर माड लगा लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसे आप पॉजिटिव कर लीजिएगा बस। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तब भी सफिशिएंट है। तो लेकिन हाँ इतना भी कर लीजिए तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इस पर हम और कर लेते हैं, चलिए। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस just one of -5 plus 12 iota from Z mod equal to, मतलब ये यहां से फाइंड करना है, इस सरफेस से, मतलब जेड जो है वो इस पर लाई कर रहा है। तो कैसे करेंगे देखिएगा भाई, ये एक सर्किल है जिसका सेंटर कितना है 0, ये 0 है तो सेंटर इसका 0 प्लस 0 आयोटा लिख लीजिए, रेडियस इसकी 2, तो एक सेंटर हम लोग बना लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। ये सेंटर है, सॉरी सर्किल, सर्किल का सेंटर 0 प्लस 0 आयोटा, इसकी रेडियस है 2, एक पॉइंट है -5 कामा 12, वो पॉइंट यहां कहीं होगा, -5 प्लस 12। तो आप क्या करेंगे, इसके सेंटर तक डिस्टेंस निकालिएगा, ये डिस्टेंस निकालिए, उसमें एक बार रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा और एक बार रेडियस ऐड कर दीजिएगा। रेडियस ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए ये इधर जाना चाहिए। तो मिनिमम डिस्टेंस डायरेक्ट लिखते हैं बेटा, ये 0 0 है तो मिनिमम ओरिजिन से मार्ड निकालेंगे तो सीधे इसका निकालना है, तो ये आएगा 13, -2 करोगे तो 11 यूनिट आएगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस तो आप 13 + 2 करेंगे तो इस तरीके से 15 आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर सभी लोग? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन और इसकी बात, अब आपके पास आएगा, हम बस पॉइंट लिख रहे हैं, बाकी ये डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे कुछ क्वेश्चन के सर्किल के केस में। इक्वेशन, सॉरी सर्किल तो हो गया इलिप्स के लिए, सॉरी इक्वेशन ऑफ इलिप्स, क्योंकि सबको इलिप्स के बारे में इतना पता नहीं होगा। इलिप्स में क्या होता है, 2 फोकाई होती है, फोकस भी बोल सकते हैं, Z1 Z। तो इक्वेशन बेटा होती है Z माइनस Z1 का माड प्लस Z माइनस Z2 का माड इक्वल K, और यहाँ पर जो K होना चाहिए K इज ग्रेटर देन
Z1 माइनस Z2 के, बस ये ध्यान रखिए, ये होते हैं इनिप्स के लिए, आप नोट कर लेंगे केवल, बाकी हम डिस्कस करेंगे फर्दर नेक्स्ट एक सेशन में। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ इलिप्स हाइपरबोला, हाइपरबोला में भी दो फोकाई होगी Z1 और Z2, इस तरीके से हाइपरबोला होता है थोड़ा सा, एक Z1 है एक Z2, तो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 का इक्वल के, बट यहाँ पर जो के होता है दैट इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन Z1 माइनस, इस तरीके से, तो ये हाइपरबोला का केस आएगा, बस अब नोट रखिए। इसके अलावा और दूसरी चीज आपको समझनी, अब जो हम आपको बता रहे हैं वो समझिए, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या है, आपको पता है एक इंटरनली डिवीजन होता है, एक एक्सटर्नली डिवीजन होता है, दोनों केस में हम लोग डिस्कस। तो आ कॉम्प्लेक्स नंबर Z that divides nine joining the points Z1 and Z2 in ratio M ratio N, और इंटरनली डिवीजन होगा बेटा। इसका मतलब ये है, एक अगर Z1 है एक Z2, इनको मिलाने वाली लाइन पर एक पॉइंट Z है जो इसको रेशियो M रेशियो N में डिवाइड करता है, यानी कि Z1 और Z के बीच की डिस्टेंस M टाइम्स दैट ऑफ N टाइम्स ऑफ, मतलब आप ऐसे ले सकते हैं कि ये चीज कह रहा है Z की डिस्टेंस Z1 से और Z की डिस्टेंस Z2 से, ये आपके पास M डिवाइड बाई N है, ऐसा उसने बोल दिया है। आपको Z बताना है, खैर हमें इससे नहीं मतलब, ये तो समझाने के लिए हमने लिख दिया। तो Z आप कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा, Z इक्वल टू M तो दूर वाला पॉइंट, तो Z2 दूर है उससे, M के पास में तो Z1 है ना, प्लस इंटरनली है तो प्लस N, फिर उससे दूर वाला पॉइंट Z1 डिवाइडेड बाई M प्लस N, ये आपके पास फार्मूला बन जाए। यही चीज जब एक्सटर्नली होती तो आ कॉम्प्लेक्स नंबर Z डिवाइड्स 9 joining the points Z1 and Z2 in ratio M रेशियो N, और ये रेशियो है एक्सटर्नली। इसका मतलब ये कि जैसे ये Z1 है ये Z2, तो एक पॉइंट Z है जो इसको M रेशियो N में डिवाइड, यानी कि ये डिस्टेंस M और ये डिस्टेंस N टाइप से, इस टाइप से M K और N K। तो यहां पर जो Z के कोऑर्डिनेट होते हैं M Z2 माइनस N Z1 डिवाइडेड बाई M माइनस N, यहां पर माइनस हो जाता है वहां पर प्लस रहता है, बस इतना डिफरेंस। इसी में मेन रिजल्ट भी बनता है कि मिड पॉइंट, जस्ट बन गया मिड पॉइंट ऑफ Z1 एंड Z2। तो बेटा मिड पॉइंट जब भी आपको निकालना तो आप सीधे सीधे दोनों का एडिशन, क्योंकि अब M और N रेशियो कितना हो जाएगा 1:1, मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच में, तो जितनी डिस्टेंस Z1 से उतनी डिस्टेंस Z2 से, तो M की वैल्यू भी 1 और N की वैल्यू भी 1, तो Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2, तो आपके पास ये बन जाता है। इसको भी आप याद रखें, इस पर कुछ क्वेश्चन हम एक दो कर देते हैं। क्वेश्चन ये कि इफ
a point lies on x-axis divides R9 joining the points just 1 minute. एक मिनट, हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो थोड़ा सा वैल्यू हम ध्यान दें. 2 plus iota y and 3 minus iota 6 in ratio 2:3 और इंटरनली है, ठीक है. देन y इक्वल क्वेश्चन, y इक्वल ये क्वेश्चन है. तो देखिए बेटा, उसने क्या बोला कि एक पॉइंट है 2 प्लस आयोटा y, एक पॉइंट है 3 माइनस आयोटा इंटू 6. इनको मिलाने वाली लाइन को एक पॉइंट है जो हमने जेड नेट कर लिया, ये इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है. जस्ट 1 मिनट. 2:3 में डिवाइड. तो जेड के कोऑर्डिनेट बनेंगे 2 इंटू दूर वाला पॉइंट. तो पहले चलिए फार्मूला लिखते हैं. mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाई m प्लस n. तो m यहां पर 2 बनेगा तो z2 आपके पास 3 माइनस आयोटा 6 बनेगा. तो z इक्वल टू 2 3 माइनस आयोटा 6 और प्लस 3 इंटू m हो जाएगा 3, तो 2 प्लस आयोटा y बनेगा. क्लियर सभी को? डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 5. तो इस तरीके से z आपके पास आ गया 6 माइनस 12 आयोटा प्लस 6 प्लस 3y आयोटा डिवाइडेड बाई 5. z इक्वल 6 और 6 हो गया 12 डिवाइडेड बाई 5. आयोटा कॉमन लीजिएगा तो 3y माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5. अब क्वेश्चन कह रहा है कि z लाइज ऑन x एक्सिस, तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल 0. इट मीन्स 3y माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल 0. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन y इक्वल 4. ये आपके पास बन गया आंसर. ये हमने थोड़ा सा क्वेश्चन टफ करके लिया. बाकी आप आसान क्वेश्चन भी ले सकते हैं, जैसे आप चाहें तो क्वेश्चन ऐसे भी ले सकते हैं. आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा सभी को ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा. क्वेश्चन ये कि फाइंड द पॉइंट्स which divides R9 joining the points 2 minus iota and minus 3 plus 4 iota in ratio 1:3 और एक्सटर्नली. चलिए दोनों ले लेते हैं. पहला केस इंटरनली और दूसरा केस लेकर चलते हैं एक्सटर्नल. जस्ट 1 मिनट. एक्सटर्नली क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से. भाई इंटरनली के लिए फार्मूला होता था कि z इक्वल टू mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाई m प्लस n. यहां पर m आपके पास 1 है
Z2 आपके पास सेकेंड नंबर -3 + 4 आयोटा, Z1 n आपके पास 3 है और Z1 आपके पास 2 - आयोटा है, डिवाइडेड बाई 1 + 3। तो यहां से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -3 रियल पार्ट +6 बचेगा 3 डिवाइडेड बाई 4 आयोटा के साथ प्लस आयोटा, ब्रेक जो भी आएगा लिखते हैं, यहां से 4i आएगा, यहां से 3i आएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 4 इतना बचेगा। एक्सटर्नरी में आइएगा तो एक्सटर्नरी का फार्मूला क्या लिखा था बेटा, आप माइनस हो गया था बस, mz2 माइनस nz1 डिवाइडेड बाई m माइनस। तो यहां पर जब आप लिखेंगे तो m की वैल्यू 1, z2 की वैल्यू -3 + 4 आयोटा, n की वैल्यू होगी आपके पास 3 और z1 की वैल्यू 2 - आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - 3। सिंप्लीफाई करिए, -3 -6 -9 डिवाइडेड बाई -2 तो +9 प्लस का 4i प्लस का 3i ऐड करेंगे तो 7i डिवाइडेड बाई -2 तो माइनस का 7/2 आयोटा। अगर कैलकुलेशन सही है तो ये आपके पास आंसर है। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? तो अभी फिलहाल हम आपके लिए ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट इतना ही रखेंगे, जिसमें आप बाइसेक्टर फाइंड करना सीख गए, रीजन सीख गए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी डिस्कस होगी, सर्किट का डिस्कशन हो गया और एक इलिप्स और हाइपरबोला का हल्का सा डिस्कशन और सेक्शन फार्मूला डिस्कशन हो गया। और इस पर बेस्ड अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो उस पर जो आपके डाउट है नेक्स्ट सेशन में भी क्वेश्चन करते हैं, तो जो डाउट है वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और एक बेसिक आपके माइंड में अप्रोच एटलीस्ट डेवलप हो गई होगी कि हम लोग ज्योमेट्री कैसे यूज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स में।